था उसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था व्हाट इज डिले एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलेस। बेटा जो हमने पढ़ा था डिले क्या है और इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स थी। अब पहले तो ये डिले को समझिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं उसकी समरी डिस्कस करूंगा ताकि वो आपको माइंड में सारा स्टेरियो आ जाए, फिर हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था कि व्हाट इज डिले। तो डिले क्या होता है? तो जब सेंडर डाटा सेंड करता है दूसरे थर्ड रिसीवर की तरफ, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसी सिनेरियो को माइंड में रखेंगे। अगर मैं सीआर को सेंड करता हूँ, जो डाटा शेयर करता हूँ, तो मैं सेंडर हूँ और सीआर रिसीवर है। तो मेरे वाला लैपटॉप और सीआर का लैपटॉप ये नेटवर्क के एज के ऊपर है, इस वजह से हम इनको नेटवर्क एज मानते हैं। और इन दोनों लैपटॉप्स या दोनों सिस्टम्स के दरमियान जितना एरिया है वहाँ पे राउटर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम्स लगे हुए हैं। वो गाइडेड मीडियम हो सकते हैं या अनगाइडेड हो सकते हैं। वो सारा नेटवर्क कोर कहलाता है। तो जब बेटा डाटा सेंड करते हैं, जब सेंडर ने डाटा सेंड किया तो रास्ते में डाटा को ट्रेवल करते करते डिफरेंट जगह पे वेट करना पड़ सकता है। अब वो कौन सी लोकेशंस हो सकती हैं वो हमने डिस्कस किया था। जैसे मैंने डाटा सेंड किया और रास्ते में जब डाटा मेरे लैपटॉप से निकल के गया तो डाटा के पैकेट्स बनते हैं। तो वो पैकेट जब ट्रैवल करते हैं कोर की तरफ जाते हैं तो कोर में फर्स्ट राउटर सामने आता है। तो वो पैकेट राउटर के पास जाते हैं। पैकेट राउटर, वो जो राउटर है वो पैकेट्स को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसके आगे तो मल्टीपल पाथ है ना, जहाँ पे वो एक जाल सा बिछा हुआ है डिवाइसेस का, राउटर्स का जो आपस में कनेक्टेड है। अब राउटर जो है वो राउटिंग परफॉर्म करता है। राउटिंग क्या होती है कि उसने पैकेट्स, मेरे पैकेट्स को रिसीव किया और उसने ये डिसाइड करना है कि डेस्टिनेशन किस तरफ है। और उसके आगे फर्ज करें कि 4-5 रास्ते हैं, तो वो डिसाइड करें कि डेस्टिनेशन किस तरफ है, बेस्ट पाथ कौन सा जहाँ पे मैं फॉरवर्ड करूँ पैकेट्स को। तो ये डिसाइड करने में उसको कुछ टाइम लगता है। ये किस बेस पे डिसाइड करता है? हमने कहा था पैकेट के अंदर डाटा के साथ सेंडर का एड्रेस भी होता है और रिसीवर का एड्रेस भी होता है। तो वो उस रिसीवर एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस को देखते हुए ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट मैंने ये डाटा किस राउटर, किस पाथ के ऊपर फॉरवर्ड करना है। तो ये डिसाइड करने में बेटा उसको जितना टाइम लगा, वहाँ पे बेसिकली जो टाइम लग रहा है इसको हम डिले का नाम देते हैं। तो ये जो डिले है ये 4 तरह के हमने कहा था। एक हमारे पास होता है प्रोसेसिंग डिले, दूसरा होता है क्यूइंग डिले, थर्ड हमारे पास होता है ट्रांसमिशन डिले और फोर्थ होता है प्रोपगेशन डिले। तो इनको मैं वन बाय वन बता दूं। जो प्रोसेसिंग डिले है वो क्या होता है? अभी जो मैंने आपके साथ सिनेरियो डिस्कस किया कि मैंने सीआर को डाटा सेंड किया, राउटर को डाटा मिला, राउटर ने उस पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस में देख के ये डिसाइड किया कि आगे मेरे पास जो 5 रास्ते हैं उनमें से किस वाले पाथ की तरफ राउटर रिसीवर है और उधर मैंने डाटा को फॉरवर्ड करना है। तो ये डिसाइड करने में राउटर को जितना टाइम लगा, ये प्रोसेसिंग करने में जितना टाइम लगा, इसको प्रोसेसिंग डिले का नाम देते हैं। एक मैंने आपको बता दिया। सेकंड हमारे पास होता है क्यूइंग डिले। अब ये क्यू क्या चीज होती है? तो मैंने कहा था जब राउटर ने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको पाथ नंबर 3 की तरफ ही फॉरवर्ड करना है, वो बेस्ट पाथ है, तो वो राउटर उसको पाथ नंबर 3 की तरफ भेजता है। अब राउटर के अंदर ही स्मॉल मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनको हम बफर्स भी बोलते हैं। अब बेटा वो जो स्मॉल मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो मेरे वाला पैकेट जो मैंने सीआर को सेंड किया था उसकी प्रोसेसिंग हुई और राउटर ने डिसाइड किया पाथ नंबर 3 के ऊपर सीआर का कंप्यूटर है। तो वो पाथ नंबर 3 की तरफ जब फॉरवर्ड करता है तो वहाँ पे फर्ज करें पहले से ही उस मेमोरी के अंदर जब पैकेट गया तो वहाँ पे पहले से ही कुछ पैकेट पड़े हुए थे जो ट्रांसमिट होने के लिए वेट कर रहे थे, उन्होंने भी पाथ नंबर 3 के ऊपर ही जाना था। तो अब मेरे पैकेट को उस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर, उस क्यू के अंदर कुछ वेट करना पड़ता है अपनी बारी का, कि पहले वाले पैकेट फॉरवर्ड हो तो फिर मेरी बारी आए। तो उस मेमोरी लोकेशंस के अंदर या उस क्यू के अंदर पैकेट को जितनी देर वेट करना पड़ता है उसको क्यूइंग डिले का नाम देते हैं। दो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। थर्ड हमारे पास है ट्रांसमिशन डिले। तो ये ट्रांसमिशन डिले मैंने क्या बताया था कि जब डाटा क्यू के अंदर पड़ा हुआ था वो अपनी बारी का वेट कर रहा था कि जैसी उसकी बारी आई अब क्या होगा। अब जो राउटर है वो अपनी क्यू में से पैकेट को पकड़ेगा और उसको ट्रांसमिशन मीडियम, देखिए ना थर्ड पाथ है जहां पे उसने डाटा को फॉरवर्ड करना है, वहां पे कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा ना,
कोई केबल होगी या कोई एंटीना लगा होगा जिसके थ्रू सिग्नल आगे जिसके थ्रू डाटा ट्रैवल करते हुए नेक्स्ट राउटर की तरफ जाएगा। तो ये जो क्यू से डाटा को उठा के या पैकेट को क्यू से उठा के पाथ नंबर 3 के ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर रखने में जितना टाइम लगा राउटर को, इसको ट्रांसमिशन डिले का नाम दिया जाता है। इसको भी हमने डिस्कस किया था उस लास्ट क्लास में, 3 मैंने बता दिए। 4th नंबर पे है प्रोपगेशन डिले। तो प्रोपगेशन डिले क्या है कि जब मैंने या राउटर ने जब पैकेट को प्लेस कर दिया ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, क्यू से उठाया और ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर रख दिया, अब पैकेट उस केबल के ऊपर या जो एंटीना था अगर जो भी मीडियम लगा हुआ था उसके ऊपर भागना शुरू करता है और नेक्स्ट राउटर की तरफ जा रहा होता है। अब आप देखें कि पैकेट को एक राउटर से नेक्स्ट राउटर तक जाने में जितना टाइम लगा, वो डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा, इस टाइम को प्रोपगेशन डिले का नाम देते हैं। तो ये 4 तरह की डिले थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। आज हम स्लाइड नंबर 70 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट एक टॉपिक था, ये देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो मैं थोड़ा सा ये बैक कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए यही हमने पढ़ा था डिले क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो ये प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपगेशन। तो ये देखिए मैंने 1 बाय 1 प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले कैसे मेजर करते हैं ट्रांसमिशन डिले को, उसका फार्मूला दिया हुआ है। फिर प्रोपगेशन डिले क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, ये उसका फार्मूला दिया। तो ये मैंने 1 बाय 1 आपको 2-4 मिनट में बताया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा था, वो जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, टोटल नोडल डिले क्या होता है। तो ये टोटल नोडल डिले, हर नोड के ऊपर जितना जितना डिले आया उसको टोटल नोडल डिले, अगर हम सबको इकट्ठे करते हैं तो बेसिकली अगर हम इन चारों डिफरेंट टाइप्स के डिले, जो प्रोपगेशन डिले था, क्यूइंग डिले था, ट्रांसमिशन डिले था, प्रोपगेशन डिले था, इन सब को अगर हम इकट्ठे कर दें तो जो वैल्यू आएगी उसको हम टोटल नोडल डिले का नाम देंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्यूइंग डिले। ये तो सारा हमने पढ़ लिया, इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये वो इसके बारे में कह रहा है क्यूइंग डिले के बारे में कि क्यूइंग डिले इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टेड डिले एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ नोडल डिले। उसने कहा कि जो 4 तरह के आपने पहले पढ़ी है ना, उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग जो डिले है वो क्यूइंग डिले है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम और सीखेंगे कि ये किस तरह करके होता है। इसको सिर्फ हर पैकेट के लिए ये वेरी। Recording stopped. Recording in progress. ये सिया मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको भी? जी सर, अब ठीक है। ठीक है, वो कॉल आ गई थी। अच्छा, हम कह रहे थे कि क्यूइंग डिले को हम आज पढ़ेंगे। इसमें वो कह रहे हैं कि क्यूइंग डिले क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट इंटरेस्टिंग डिले है, इसलिए इसको थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देखिए, कह रहे हैं क्यूइंग डिले कैन वेरी फ्रॉम पैकेट टू पैकेट। ये जो क्यूइंग डिले है ये हर पैकेट के लिए वेरी करता है। इसको उसने एक एग्जांपल से समझाया है कि कैसे हर पैकेट के लिए अलग अलग होगा। कह रहे हैं इफ 10 पैकेट्स अराइव एट एन एम्प्टी क्यू, कि अगर एक क्यू बिल्कुल एम्प्टी थी, देखिए ना राउटर है ना, तो राउटर के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम क्यू का नाम दे रहे हैं। तो आप फर्ज करें, ये एज्यूम करें कि वो जो मेमोरी थी उसके अंदर पहले से कोई पैकेट नहीं पड़ा हुआ था, क्यू बिल्कुल एम्प्टी थी, और 1 सेकंड में वहां पे 10 पैकेट आ जाते हैं। अब 10 पैकेट जैसी क्यू के अंदर आते हैं तो देखिए बेटे क्या होगा, द फर्स्ट पैकेट विल सफर नो क्यूइंग डिले। जो पहला पैकेट होगा उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। सीआर आवाज ठीक आ रही है मेरी? सर कट कट के आवाज आती है आपकी।
ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि बेटे देखिए वो कह रहा है कि अगर जो क्यू है वो एम्प्टी है और अगर उसमें 10 पैकेट्स इकट्ठे आते हैं एक ही दफा, कह रहा है द फर्स्ट पैकेट विल सफर नो क्यूइंग डिले, क्योंकि 10 पैकेट आए थे, पहले क्यू में कोई भी पैकेट नहीं पड़ा हुआ था, तो जो फर्स्ट पैकेट आएगा बेटे उसको कोई डिले नहीं करना, वहां पर उसको कोई डिले नहीं सामने आएगा। क्यों? क्योंकि क्यू तो बिल्कुल एम्प्टी थी, पहले कोई पैकेट है नहीं, जैसे ही वो क्यू के अंदर आएगा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप देखें जो पैकेट नंबर 2 होगा उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि वो पैकेट नंबर 1 है उससे पहले, तो वो वेट कर रहा है कि पैकेट नंबर 1 फॉरवर्ड हो जाए, तो फिर पैकेट नंबर 2 उसके पीछे, फिर पैकेट नंबर 3 को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये वेट कर रहा है कि पहले 2 पैकेट हैं वो फॉरवर्ड हो जाए, फिर उसकी बारी आएगी। इसी तरह आप देखें पैकेट नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। पैकेट नंबर 10 के लिए क्या होगा? ये उसने कहा कि व्हाइल द लास्ट पैकेट विल सफर लार्जर क्यूइंग डिले, तो जो पैकेट नंबर 10 है उसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो अब आप देखें कि एक 10 पैकेट इकट्ठे आए क्यू के अंदर, उसमें जो पैकेट नंबर 1 था उसको बिल्कुल डिले नहीं आया, वो जैसे ही आया क्यू के अंदर आगे फॉरवर्ड कर दिया गया, जबकि जो पैकेट नंबर 10 था उसको सबसे ज्यादा वेट करना पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि ये क्यूइंग डिले हर पैकेट के लिए वेरी करता है, किसी पैकेट को ज्यादा क्यू में वेट करना पड़ता है और कुछ पैकेट को बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्यूइंग डिले इंटरेस्टिंग है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अब आप देखें कि क्यूइंग डिले डिपेंड किस पे करता है। इसके लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे जिसको ट्रैफिक इंटेंसिटी फार्मूला, ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि ट्रैफिक इंटेंसिटी LA/R। ये क्या होता है, कैसे फार्मूला बनाया है, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि पहले ये डिसाइड करें कि ये क्यूइंग डिले डिपेंड किस पे करता है। सबसे पहले तो बेटा देखिए फर्स्ट फैक्टर जो उसने डिस्कस किया वो कह रहा है कि एवरेज रेट एट विच द पैकेट्स अराइव्स एट द क्यू, जिसको ए से उसने रिप्रेजेंट किया कि ए इज इक्वल टू पैकेट्स पर सेकंड। वो कह रहा है कि फर्स्ट फैक्टर जो है उसको हम ए मानते हैं और इसका मतलब है पैकेट्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर क्यू के अंदर कितने पैकेट आए, इसको हम कहते हैं कि एवरेज रेट एट विच पैकेट्स अराइव्स एट द क्यू, कि वो एवरेज रेट की एक सेकंड में हर सेकंड में कितने पैकेट आ रहे थे। तो एवरेज जब निकालते हैं तो कहते हैं उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें कि अगर एक सेकंड में क्यू के अंदर एवरेज पैकेट 10 आ रहे हैं तो ए की वैल्यू हम 10 लिख देंगे। अगर एवरेज पैकेट क्यू के अंदर 100 आ रहे हैं तो हम ए की वैल्यू 100 लिख देंगे। तो ये बेसिकली इनकमिंग की बात हो रही है। देखिए क्यू के दो एंड होते हैं, एक उसका इनकमिंग एंड होता है जहां से पैकेट उसके अंदर एंटर होंगे, और दूसरा उसका आउटगोइंग एंड होगा, वहां से पैकेट नेक्स्ट वाले पाथ की तरफ फॉरवर्ड करते जाएंगे हम। तो ये जो पैकेट क्यू के अंदर इन होंगे ना, उसका एक फैक्टर है ए, जिसको वो कह रहा है कि एवरेज रेट है एट विच द पैकेट्स अराइव एट द क्यू, जिस स्पीड के साथ पैकेट क्यू के अंदर आ रहे हैं उसको हम ए का नाम देंगे कि ये एवरेज रेट है। और वो किस में मेजर करेंगे, पैकेट्स पर सेकंड के एक सेकंड में कितने पैकेट आ रहे हैं। एक फैक्टर ये हो गया, ये मैंने आपको बताया सर कि क्यू में जो पैकेट्स इन हो रहे हैं। जी जी कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे करें। सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपने कहा ए वो चीज होगी जो पैकेट्स जी हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जांपल 10 पैकेट्स ठीक है आएंगे तो हम ए की वैल्यू 10 लिख देंगे, लेकिन उसके बाद आपने कहा या मैं समझा इस तरह, ए उसकी जी जी हम सेकंड पर सेकंड के लिहाज से यानी उसकी स्पीड को हम मेजर करेंगे। इन दोनों में ठीक है। डिफरेंस बता दीजिए। या फिर ये होगा कि एक हमारे पास एक बॉक्स लाइन है, उसके अंदर जितनी चीजें बॉल्स हम डाल रहे हैं हमें उससे कंसर्न है कि हमने 2 बॉल डाल दी है तो ए इज इक्वल टू 2, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि स्पीड से आया और किस। क्लियर कर दीजिएगा मुझे। जी ठीक है, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि एक बॉक्स है और उसके अंदर हम बॉल्स हैं तो उनको डाल रहे हैं, इसी तरह आप समझिए कि यहाँ पे जो बॉक्स है ना वो मेमोरी ब्लॉक्स है, ठीक है, और उन मेमोरी ब्लॉक्स को ही हम क्यू का नाम दे रहे हैं, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि उस क्यू के अंदर इनकमिंग होगी पैकेट्स की एक एंड से और दूसरे एंड से आउटगोइंग होगी। अभी आप आउटगोइंग को भूल जाएं इस पॉइंट के लिए, आप सिर्फ इनकमिंग को माइंड में रखें। आप कहते हैं कि फर्ज करें कि पहले सेकंड में हमारे पास एक सेकंड, जो फर्स्ट सेकंड था उसमें 10 पैकेट्स आ गए, जो नेक्स्ट सेकंड था सेकंड वाला उसमें हमारे पास 30 पैकेट आ जाते हैं, जो थर्ड सेकंड आया उसमें हमारे पास 20 पैकेट्स आ जाते हैं।
फिर उससे जो नेक्स्ट आया उसमें हमारे पास 5 पैकेट आते हैं। तो इसका मतलब है किसी सेकंड में ज्यादा पैकेट आते हैं, किसी सेकंड में कम पैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी एवरेज निकालते हैं ना, तो एवरेज आप कहें कि उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा कि फर्ज करें कि अगर हम सबकी एवरेज निकालें, हम कहें कि पहले सेकंड में इतने पैकेट्स हैं, दूसरे सेकंड में इतने पैकेट्स हैं, थर्ड में इतने पैकेट्स हैं, तो एवरेज करें यार 3 सेकंड में आप अगर डिवाइड करें इक्वल, तो एवरेज कितने पैकेट आ रहे थे एक सेकंड में। तो हम उन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे, तो जो एवरेज आएगी वो पैकेट्स आएंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे एवरेज पैकेट थे जो क्यू के अंदर आ रहे थे। अब बात मैंने वही की है कि वो बेसिकली स्पीड ही है इनकमिंग की, कि कितने पैकेट्स इन क्यू के अंदर आ रहे हैं, वो बेसिकली किस स्पीड के साथ आ रहे हैं, वो एवरेज रेट कह लें या एवरेज स्पीड कह लें, कि जिस स्पीड के साथ उस क्यू के अंदर पैकेट्स आ रहे हैं। शायद मेरी आवाज ठीक आपको आ रही होगी, ये बात क्लियर जी हुई सर, आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब ये बेटे ये बात मैंने की कि ये इनकमिंग की बात हो रही है। उसके बाद देखिए दूसरा फैक्टर कौन सा है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है ट्रांसमिशन रेट ऑफ द लिंक। ये जो लिंक हम यूज करते हैं ना, बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम जो यूज करते हैं, अब ये पॉइंट पहले आप माइंड में रखें, ये आउटगोइंग के लिए डिस्कस करने लगे हैं। वो पहले वाला पॉइंट इनकमिंग के लिए था, अब ये जो दूसरा पॉइंट है आर जिसको वो कह रहे हैं, ये आउटगोइंग के लिए मैं डिस्कस करने लगा हूँ। आउटगोइंग क्या है? ट्रांसमिशन रेट ऑफ द लिंक। देखिए जब आउटगोइंग होगी पैकेट्स की, तो आगे कोई ट्रांसमिशन मीडियम लगा होगा ना, जहां पे पैकेट आगे फॉरवर्ड होंगे, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम जो लगा होगा उसकी स्पीड कितनी है। ये जो ट्रांसमिशन रेट कह रहा है ना, तो बेसिकली ट्रांसमिशन स्पीड आप समझे इसको, कि वो जो सामने आपने ट्विस्टेड पेयर केबल लगाई है, आपने कोएक्सियल केबल लगाई है, या फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाई है, या कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करके एंटीना के थ्रू आप सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, हर ट्रांसमिशन मीडियम की स्पीड अलग अलग होती है। तो इसको यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही वो कह रहा है कि ट्रांसमिशन रेट या ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द लिंक, उस लिंक की स्पीड कितनी है जिसके ऊपर आउटगोइंग जा रही है आपके पैकेट्स की, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली इसको वो कह रहा है कि हम बिट्स पर सेकंड के अंदर भी करते हैं। तो दो फैक्टर हमने डिस्कस किए, एक था ए इनकमिंग पैकेट्स के लिए, और एक था आर ये आउटगोइंग पैकेट्स के लिए। तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद उसने यहाँ पे एक और सिर्फ पॉइंट डिस्कस किया है कि एक और हमारे पास है जी नेचर ऑफ द इनकमिंग ट्रैफिक। ये भी थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्यों कि वो जो ट्रैफिक इनकमिंग आ रही है वो बस्टी ट्रैफिक है या पीरियोडिक है। अब बस्टी ट्रैफिक कौन सी होती है? तो बस्टी ट्रैफिक वो है कि आपने अगर कहा ना कि एवरेज पैकेट्स 10 आ रहे हैं, तो आप ये समझे कि हर सेकंड में 10 पैकेट्स, फर्स्ट वाले सेकंड में 10 पैकेट्स, सेकंड वाला उसमें भी 10 पैकेट्स, थर्ड वाला सेकंड आया उसमें भी 10 पैकेट्स, तो हर सेकंड के अंदर कंटिन्यूसली 10 पैकेट्स आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ये बस्टी ट्रैफिक है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पैकेट आई जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये बस्टी ट्रैफिक है। और दूसरा कौन सा जी? पीरियोडिक ट्रैफिक हो सकती है। पीरियोडिक का मतलब क्या है? दरमियान में पाज आ सकते हैं, पाजेस आएंगे, जैसे फर्स्ट वाले सेकंड में तो 10 पैकेट आ गए, सेकंड वाले सेकंड में 5 पैकेट आते हैं, थर्ड वाले सेकंड में 7 आते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे आप, मैं ठीक है। तो अभी बेटे ये मैंने बताया आपको, पहले वो इनकमिंग पैकेट्स उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटगोइंग पैकेट्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और बात है, वो क्या था, नेचर ऑफ इनकमिंग ट्रैफिक। किस तरह की ट्रैफिक आ रही है, वो बस्टी डाटा आ रहा है या पीरियोडिक आ रहा है? बस्टी का मतलब है कि कंटिन्यूसली डाटा आई जा रहा है क्यूब के अंदर, और पीरियोडिक का मतलब है कि कुछ कुछ पॉजेस के साथ डाटा आ रहा है। तो बस्टी अगर डाटा होगा तो ट्रैफिक इंटेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा पैकेट्स आ रहे हैं, और पीरियोडिक का मतलब है कि कुछ कुछ पॉजेस के बाद कुछ वक्फे के बाद आ रहे हैं, तो इसमें ट्रैफिक कम होती है। कहते हैं ये भी एक फैक्टर होता है इसके अंदर, लेकिन इसको फार्मूला में नहीं यूज किया गया। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है, वो है कि वो कह रहा है कि अज्यूम दैट ऑल द पैकेट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ से एल बिट्स। अब एक बेटा बात ये है कि जो इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं ना, हर पैकेट का अपना अपना एक साइज होता है। अब देखिए कुछ पैकेट्स हैं उनके अंदर जो डाटा होगा ना वो 16 बिट का होगा, कुछ पैकेट्स के अंदर डाटा 32 बिट का होता है, कुछ पैकेट्स के अंदर 64 बिट का, 128 बिट का, 256 बिट का। तो सर ये तो फिर जब पैकेट्स आएंगे, मैं क्या देता हूँ 10 पैकेट्स आए, तो हो सकता है कि वो हर पैकेट के अंदर सिर्फ 8 बिट हो, तो टोटल तो 80 बिट्स है।
तो अगर मैं कहता हूँ कि एक पैकेट है, मैं नाम ये लेता हूँ 10 पैकेट्स आए हैं, तो लेकिन इस बार जो पैकेट था उसकी लेंथ जो थी वो एक बिट के अंदर एक पैकेट के अंदर 64 बिट थी, तो वो मिला के 640 बिट बनती है। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पैकेट का साइज वेरी करता है ना, हम फार्मूला में ये एज्यूम करेंगे कि पैकेट का साइज जो है वो इक्वल लेंथ का है, सारे पैकेट इक्वल लेंथ के हैं, ये नहीं कि कोई पैकेट ज्यादा लेंथ का है और किसी की लेंथ कम है। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये सर लेंथ कौन डिसाइड करता है पैकेट की? ये बेटे प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क में, उस वो जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड करेगा कि लेंथ क्या होगी पैकेट की। तो यहाँ पे सिर्फ उसने ये बताया कि आप एज्यूम करें कि जो इनकमिंग पैकेट्स आ रहे हैं सब की लेंथ सेम है, एक जैसे पैकेट्स हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं है। तो ये उसने जो 3 बताए हैं ना आपको फैक्टर्स, एक ए है इनकमिंग के लिए, एवरेज पैकेट्स कितने आ रहे हैं एक सेकंड में, एक आर है आउटगोइंग के लिए, और ये जो एल है ये ए के साथ मिलके इनकमिंग बनाएगा, जो उसने नेक्स्ट लाइन में बताया। कह रहे देन द एवरेज रेट at which the bits arrive at the queue will be LA bits per second। तो जो इनकमिंग आ रही है वो LA बिट्स हैं, L बेसिकली लेंथ ऑफ पैकेट और A बेसिकली एवरेज पैकेट्स पर सेकंड। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक क्यू है उसके अंदर 10 पैकेट्स आ रही हैं एक सेकंड के अंदर, तो A की जगह पे आप 10 लिख देंगे और आप कहेंगे सर पैकेट का साइज क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि पैकेट के अंदर एक पैकेट के अंदर 64 बिट है, तो आप L की जगह 64, लेंथ 64 है पैकेट की और कितने पैकेट हैं 10, तो L8 कितनी टोटल बिट्स बन जाएंगी, ये 640 बिट्स पर सेकंड बन जाएंगे। तो आप ये कहेंगे कि इनकमिंग बिट्स कितनी है 640। ये वाला बेसिकली हमने यहाँ पे बताया आपको कि इनकमिंग और आउटगोइंग इन दोनों का हमने डिस्कस करना था। तो इनकमिंग LA बिट्स होती हैं और आउटगोइंग R बिट्स होती हैं। तो अब उसने फार्मूला यहाँ पे बनाया ट्रैफिक इंटेंसिटी का, कि ट्रैफिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू LA डिवाइडेड बाय R। LA मतलब इनकमिंग, उसको डिवाइड कर दें आउटगोइंग पे। तो बेटे ये जो आपके पास आंसर आएगा ना, ये 0 से 1 के दरमियान आना चाहिए ट्रैफिक इंटेंसिटी। अगर ये 0 हुआ तो ये आइडियल सिचुएशन होती है, उसका मतलब है कि क्यू के अंदर कोई भी पैकेट बाकी नहीं बचता, 10 पैकेट आए और 10 ही फॉरवर्ड हो गए, LA वो भी 10 था और R जो है वो भी 10 था, जितने पैकेट आए सेकंड के अंदर उतने पैकेट ही फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो क्यू बिल्कुल एम्प्टी रहती है। तो जो नए आने वाला पैकेट होता है उसको वेट नहीं करना पड़ता, ये आइडियल सिचुएशन होती है। 3 सिचुएशन इसके बारे में मैं तीनों अगले स्लाइड्स में आ रही हूँ वो डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी वो थीम बता रहा हूँ इसका कि LA डिवाइडेड बाय R, इसका आंसर लेस देन 1 होना चाहिए। तो 0 से 1 के दरमियान अगर हो, तो अगर 0 हो तो ये आइडियल सिचुएशन है कि जितने पैकेट्स आ रहे हैं उतने पैकेट आगे जा रहे हैं, क्यू के अंदर कोई पैकेट नहीं बच रहा, तो ये 0 का मतलब ये होता है। अगर ये 1 के पास जाए, 0 से मूव करते करते 0.1 0.2 0.3 ये अपवर्ड मूव करते करते 1 के पास जैसे जा रहा होता है, तो हम समझते हैं कि ट्रैफिक ये जो क्यू थी उसके अंदर ज्यादा पैकेट इनकमिंग में आ रहे हैं और आउटगोइंग के ऊपर कम पैकेट जा रहे हैं। जैसे कि 10 पैकेट आ रहे थे लेकिन आगे जो फॉरवर्ड हो रहे थे वो 8 पैकेट आगे फॉरवर्ड हो रहे थे, तो 10 आए और 8 आगे चले गए तो 2 पैकेट क्यू में रह गए। फिर दूसरा सेकंड आया, फिर 10 पैकेट आए, 8 आगे चले गए, तो पहले क्यू के अंदर 2 पैकेट्स थे, 10 और आ गए, तो ये 12 में फिर 8 फॉरवर्ड हो गए तो 4 पैकेट्स रह गए। फिर थर्ड सेकंड आता है, फिर 2 पैकेट और, तो इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता क्यू फिल होना शुरू हो जाती है। तो अगर LA बाय R का आंसर 1 तक चला जाए तो इसका मतलब होता है कि अब क्यू फुल हो चुकी है, और अगर ये ग्रेटर देन 1 चला जाए तो इसका मतलब होता है कि क्यू बिल्कुल फुल हो चुकी है और आपके पैकेट्स जो न्यू आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा क्यू के अंदर वेट करना पड़ रहा है। इसी चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने लगे हैं। अभी इस स्लाइड में बेटा हमने पढ़ा कि ये ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या है, इसका फार्मूला कैसे डिजाइन किया। तो ये वो कह रहा है कि ये जो फार्मूला है, दिस रेशियो हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट ऑफ क्यूइंग डिले। इस फार्मूला से हम ये अभी गेस करेंगे या एस्टिमेट करेंगे कि कितना क्यू के अंदर वेट करना पड़ सकता है। तो ये 3 सिचुएशन या 3 सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट वाला सिनेरियो क्या है, ये जो समझा कि इफ LA डिवाइडेड बाय R इज ग्रेटर देन 1, तो मैंने आपको कहा था ना ये 0 से 1 के दरमियान रहना चाहिए, तब तक सिचुएशन नॉर्मल है। अगर ये 1 से ऊपर चला गया ना LA डिवाइडेड बाय R, ये आंसर जो आएगा डिवाइड करके, अगर ये 1 से इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्यू इतनी ज्यादा फुल हो चुकी है कि जो आने वाले पैकेट्स हैं वो ज्यादा हैं लेकिन जो आउटगोइंग है वो कम पैकेट्स हैं।
तो क्यू आहिस्ता आहिस्ता फिल होके उस पोजीशन पे चली गई है कि नए आने वाले पैकेट्स को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है क्यू के अंदर। यही बात सर उसने रिपीट यहाँ पे कीजिए। बताई है। जी मैं इसको रिपीट करता हूँ। एल ए डिवाइडेड बाई आर, एल ए बेटा इनकमिंग था, डिवाइडेड बाई आर, आर आउटगोइंग था, तो इनकमिंग को डिवाइड करें आउटगोइंग से, तो जो आंसर आएगा आपका वो 0 से 1 के दरमियान। नॉर्मल सिचुएशन ये है कि 0 से 1 के दरमियान गए। अब हम बात करेंगे 3, आइडियल सिचुएशन क्या है। आइडियल सिचुएशन ये है कि ये आंसर 0 आना चाहिए। अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि क्यू के अंदर 10 पैकेट आ रहे थे और 10 ही फॉरवर्ड हो रहे थे, तो क्यू के अंदर बाकी कोई पैकेट नहीं बचता। तो ये आइडियल सिचुएशन है कि जितने पैकेट्स आ रहे हैं, जितनी इनकमिंग स्पीड है उतनी ही आउटगोइंग स्पीड है, तो क्यू जो है वो बिल्कुल एम्प्टी रहती है। जो पैकेट्स आते हैं उनको उसी वक्त फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और अगर ये 0 से इंक्रीज होते होते 1 के पास पास जा रहा हो, क्लोज टू 1 जा रही हो वैल्यू, ये जो आंसर आएगा इसका एल ए डिवाइडेड बाई आर का, तो 1 का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 0 से 1 की तरफ जब आप मूव करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है क्यू के अंदर। इसका मतलब क्या होगा कि क्यू के अंदर जो पैकेट्स आ रहे हैं वो 10 पैकेट्स हैं, लेकिन जो आउटगोइंग पे जा रहे हैं वो हो सकता है 5 पैकेट्स हैं। तो आप देखें इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि क्यू के अंदर पैकेट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पहला सेकंड 10 पैकेट आए, 5 फॉरवर्ड हो गए और 5 क्यू के अंदर पड़े रहे। दूसरा सेकंड 10 पैकेट और आ गए, तो पहले 5 पड़े हुए थे, 10 और आ गए तो 15 पैकेट्स, 5 फॉरवर्ड हो गए, फिर 10 पड़े हो गए। थर्ड सेकंड 10 और आ जाते, तो 10 पहले पड़े थे, 10 और आ गए, तो 20 पैकेट्स इनकमिंग। अब जो टोटल क्यू के अंदर 20 पैकेट्स, तो थर्ड सेकंड के अंदर 5 और फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो फिर 15 क्यू के अंदर। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो क्यू फुल होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये 1 तक जाएगी ना, तो 1 पे जाके इतने ज्यादा पैकेट्स जमा हो जाएंगे के अंदर कि अब जो नए आने वाले पैकेट्स हैं उनको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो एक केस ये है कि एल ए डिवाइडेड बाई आर इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट द एवरेज रेट एट विच द बिट्स अराइव एट द क्यू, जो क्यू के अंदर बिट्स आ रही हैं, वो जो स्पीड है एक्सीड्स द रेट, वो उस स्पीड से ज्यादा है एट विच द पैकेट्स कैन या बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्यू। मतलब ये वो बात कर रहे हैं, जो इनकमिंग है वो ज्यादा स्पीड से इनकमिंग आ रहे हैं पैकेट्स, लेकिन आउटगोइंग स्पीड हमारी कम है। तो ये एक अनडिजायरेबल सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि अगर पैकेट ज्यादा आ रहे हैं क्यू के अंदर और थोड़े फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो क्यू के अंदर तो रश लगना शुरू हो जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी पैकेट्स की। तो ये वो बात करें कि इन दिस अनडिजायरेबल सिचुएशन, इस सिचुएशन के अंदर द क्यू विल टेंड टू इंक्रीज विदाउट बाउंड एंड द क्यूइंग डिले विल रेज टू इंफिनिटी। वो कहता है आहिस्ता आहिस्ता जो क्यू है वो फुल होना शुरू हो जाएगी, और जो नए आने वाले पैकेट्स हैं उनको इंफिनिटी तक भी, बहुत ज्यादा टाइम तक उनको क्यू में वेट करना पड़ सकता है। एक्सक्यूज और मी हमें सर। ये चाहिए कि जब हम जी क्वेश्चन करें। सर एक क्वेश्चन था। जी करें क्वेश्चन। सर जब भी हम कोई चीज इंटरनेट से देखते हैं, वीडियो वगैरह, तो सर ठीक उसमें है हमें डाटा मिल रहा होता है पैकेट्स की फॉर्म में, एक ठीक एंड है से दूसरे एंड की तरफ। सर वो ठीक है अगर क्यू के अंदर डाटा आता रहे, इनकमिंग आउटगोइंग आता रहे, तो सर ठीक है। उसकी स्पीड तो ठीक नहीं मानी जाएगी? ये अनडिजायरेबल कैसे होगी कि अगर क्यू के अंदर हमारे पास डाटा मौजूद है, 5 पैकेट्स मौजूद हैं, वो आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे दूसरी ठीक क्यू, है उसी क्यू के अंदर दूसरे पैकेट्स आ रहे हैं, हमें ठीक मिलते है। जा रहे हैं कंटिन्यूसली फॉर्म में। तो सर अगर वो पैकेट्स उसके हाँ अंदर डिले कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम होगा? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपका आंसर करता हूँ आपको इसका। देखिए जरा, अगर मैं इंटरनेट से कोई मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ या कोई ऑनलाइन मूवी देख रहा हूँ मैं, अब वो जो ऑनलाइन सर्वर है वहाँ से पैकेट डाउनलोड होके मेरे सिस्टम में आते हैं, और मेरे सिस्टम में एक क्यू बनी हुई है, और उस क्यू के अंदर फर्ज करें कि इनकमिंग जो उस क्यू के अंदर पैकेट आ रहे थे वो 10 पैकेट आ रहे थे, लेकिन जो आउटगोइंग मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन मूवी चल रही थी, तो जैसे ही वो 10 पैकेट आ रहे थे, लेकिन मूवी जो चल रही थी वो 5 पैकेट के हिसाब से चल रही थी। यहाँ पे मेरे लिए बेनिफिशियल होगा ये कि जो डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा है, लेकिन वो जो स्क्रीन अपने नॉर्मल सीक्वेंस से चल रही है, बफरिंग ज़्यादा हो रही है, हम उसको यही कहते हैं कि बफरिंग ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब आप इसको इस केस में देखें कि अगर मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है किसी को,
जैसे मैं अगर सीआर को डाटा ट्रांसमिट करता हूँ, तो जब मैं डाटा ट्रांसमिट करता हूँ तो मेरे लैपटॉप से डाटा निकल के जब एक राउटर सामने आता है, उस राउटर पे डाटा जाता है। मैंने पैकेट सेंड किए 10, राउटर को 10 मिले, राउटर के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है जिनको हम क्यू का नाम देंगे, राउटर की एक क्यू बनी हुई है। 10 पैकेट क्यू के अंदर गए, लेकिन वहां से 5 पैकेट सीआर को फॉरवर्ड हो गए, 5 पैकेट क्यू के अंदर ही पड़े हुए। फिर नेक्स्ट सेकंड आया, मैंने 10 पैकेट और सेंड कर दिए। अब मैं एक एक सेकंड की वर्किंग आपको बता रहा हूँ ना। तो नेक्स्ट सेकंड जो सेकंड हमारे पास आया था, उसमें क्या हुआ कि जो 10 पैकेट और मैंने भेज दिए। अब पहले से ही उस राउटर की क्यू के अंदर 5 पैकेट पड़े हुए थे जो नहीं सेंड हो सके पहले वाले सेकंड में। 10 मैंने और सेकंड पैकेट सेंड कर दिए, तो टोटल 15 हो गए। अब उस सेकंड में भी राउटर की आउटगोइंग स्पीड तो 5 पैकेट्स पर सेकंड ही है, तो उसने 5 और सेंड कर दिए। तो 2 सेकंड गुजरने के बाद राउटर की क्यू के अंदर 10 पैकेट जमा हो चुके। थर्ड वाला सेकंड आता है, उसमें फिर मैंने 10 पैकेट और सेंड कर दिए, तो 30 पैकेट क्यू के अंदर चले गए, लेकिन उसने उस सेकंड में भी 5 आगे फॉरवर्ड कर दिए, तो 20 में से 15 पैकेट रह गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, फर्स्ट सेकंड के बाद 5 पैकेट थे, 2 सेकंड गुजरे तो क्यू के अंदर 10 पैकेट हो गए, 3 सेकंड गुजरे तो 15 हो गए, 4 सेकंड गुजरे तो 20 हो जाएंगे, 5 सेकंड गुजरे तो 25। इस तरह करते करते एक टाइम वो आएगा, फर्ज करें 1 मिनट गुजर जाता है, तो उसके बाद जो मैं पैकेट सेंड कर रहा हूँ वो क्यू के अंदर अपनी बारी का वेट करते रहेंगे, और जो पहले से मैंने सेंड किए हुए थे वो फॉरवर्ड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक टाइम आएगा, क्यू फिल हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। क्यू की इंटेंसिटी LA/R, ये इंटेंसिटी क्यू के अंदर, इंटेंसिटी हम ये कहते हैं कि ट्रैफिक डाटा की शिद्दत कितना ज्यादा डाटा आ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो क्यू भरना शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम वो आएगा कि क्यू बिल्कुल फुल हो जाएगी, मैं पैकेट सेंड करूंगा यहाँ से, क्यू के अंदर स्पेस ही नहीं होगी। तो जब स्पेस नहीं होगी क्यू के अंदर, तो राउटर मेरे पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो ये कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। शायद आप इस बात को समझे हो। सर 100। चलो ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटे मैंने डिस्कस किया, एक सिनेरियो ये है कि LA/R ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि अगर ये इंटेंसिटी 1 से ज्यादा होगी तो पैकेट की इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है राउटर की, तो यहाँ पे रश लगना शुरू हो जाएगा और उससे फिर पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें वो कह रहा है कि अ गोल्डन रूल इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हमें फिर किस तरह डिजाइन करना चाहिए। तो ये वो कह रहा है कि डिजाइन योर सिस्टम सो दैट द ट्रैफिक इंटेंसिटी इज नो ग्रेटर देन 1। वो कहता है इस तरह डिजाइन करें कि कभी भी LA/R ये 1 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन बेटा उसने बताई है नेक्स्ट स्लाइड में कि LA/R इज लेस देन 1। तो ये तो हम चाहते हैं कि लेस देन 1 होनी चाहिए, तो इसमें उसने कहा अगर ये लेस देन 1 होगी तो ये अच्छी एक बात है। और थर्ड वाले केस में बताया अगर ये लेस देन और इक्वल 1 होगी तो फिर वो कह रहे कि मैंने आपको बताया 0 और 1 के दरमियान आइडियल सिचुएशन रहती है। इसी चीज को उसने नेक्स्ट ग्राफ में ये दिखाया हुआ है। इस ग्राफ में कह रहा है 0 और 1 के दरमियान LA/R ये 0 और 1 के दरमियान रहना चाहिए। अगर ये 0 रहेगा तो ये आइडियल सिचुएशन है। इसका मतलब है जितने पैकेट सेंड इनकमिंग पे जा रहे हैं उतने ही पैकेट आउटगोइंग पे निकल रहे हैं, तो जितने पैकेट क्यू में आए उतने ही आगे फॉरवर्ड हो गए, तो ये 0, ये कहता है कि ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही इंटेंसिटी वक्त टाइम के हिसाब से ज्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे आप 1 के पास जाते जाएंगे, वैसे जैसे ये जो आने वाले पैकेट्स होंगे उनको ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ तक क्यूइंग डिले के बारे में हमने डिस्कस किया। आपने अगर इसके बारे में कुछ और पढ़ना है तो ये लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके नेट से भी पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पैकेट लॉस का। आई थिंक ये लास्ट मिनट चल रहा है, आप सारे अगेन ज्वाइन करेंगे, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूँगा, उस पर फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, हमने डिस्कस किया क्यूइंग डिले को और उसमें ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या है, उसमें 3 सिचुएशंस बनती हैं, उन तीनों सिनेरियोस को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज पैकेट लॉस, ये पैकेट लॉस क्या होता है। अब देखिए वो कह रहा है कि इन रियलिटी अ क्यू हैज फाइनाइट कैपेसिटी। क्या देखिए
आपके मोबाइल फ़ोन जो सेल फोन आपके पास हैं या आपके लैपटॉप्स हैं, इनकी जो मेमोरी है चाहे ज़्यादा मेमोरी है लेकिन लिमिटेड है ना। देखिए मेरे पास सेल फोन है, तो अगर मैं कहता हूँ उसकी मेमोरी 64 GB है, तो 64 GB तक तो मेरा मोबाइल फ़ोन अपने अंदर डाटा या जो भी मैं चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ वो अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन जब ये 64 GB फिल हो जाएगी, उसके बाद अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ सेव करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं करेगा। तो ये वो कह रहे हैं कि चाहे आप राउटर्स की बात करें, राउटर्स के अंदर जो क्यू बनती है, तो वो जो क्यू है उस वो हमने ये कहा था मेमोरी ब्लॉक्स है, तो वो चाहे ज़्यादा भी हैं लेकिन लिमिटेड होनी है ना, फाइनाइट कैपेसिटी है उनकी। तो ये उसने बात की है कि रियलिटी के अंदर जो होती है उसकी जो मेमोरी है या जो क्यू होती है वो फाइनाइट कैपेसिटी होती है उसकी। तो कह रहे हैं एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी अप्रोचेस टू वन, ये भी हमने डिस्कस किया कि जैसे एल ए डिवाइडेड बाय आर वो ट्रैफिक इंटेंसिटी थी, वो कहता है अगर वो 1 तक चली जाए, तो मैंने ये कहा ना जैसे जैसे 1 के पास जाएगी क्यू फिल होना शुरू हो जाती है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी अप्रोचेस टू 1 अ पैकेट कैन अराइव टू फाइंड अ फुल क्यू। जैसे एक नया पैकेट आएगा उसको सामने नजर आएगा क्यू तो फुल हो चुकी है। तो अब देखें ना क्यू फुल हो चुकी है तो फिर क्या होगा, कह रहा है कि विद नो प्लेस टू स्टोर सच अ पैकेट, तो अब उस पैकेट को स्टोर करने के लिए क्यू के अंदर कोई जगह बाकी नहीं रही। तो फिर वो राउटर क्या करेगा, राउटर विल ड्रॉप दैट पैकेट। तो जब जगह ही नहीं है क्यू में स्टोर करने के लिए, क्यू फुल हो चुकी है, तो राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो दैट इज द पैकेट विल बी लॉस्ट। तो फिर हम उसको कहते हैं कि पैकेट लॉस हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल आप यही समझें, जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था, मैंने सीआर को पैकेट सेंड किए, तो हर सेकंड में जैसे पैकेट जा रहे हैं, तो जो राउटर की क्यू थी उसकी इनकमिंग ज़्यादा थी लेकिन आउटगोइंग कम थी, तो आहिस्ता 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 क्यू फुल होना शुरू हो जाती है। तो जब एक टाइम आता है क्यू बिल्कुल फुल हो चुकी है, तो उसके बाद मैं पैकेट सेंड करता हूँ, तो जो पहले क्यू फुल है उसके अंदर पैकेट तो स्टोर नहीं हो सकते, तो फिर राउटर के पास तो स्टोर करने के लिए जब स्पेस नहीं, तो वो उन पैकेट्स को ड्रॉप कर देगा। तो मैं कहूँगा कि वो पैकेट लॉस हो चुके हैं। ये हम कहते हैं पैकेट लॉस होता है। जब क्यू फुल हो जाती है तो उस वक्त पैकेट नहीं स्टोर हो सकते, क्यू के अंदर वो लॉस हो जाते हैं। तो कह रहे द फ्रैक्शन ऑफ लॉस्ट पैकेट्स इंक्रीजेस एज द ट्रैफिक इंटेंसिटी इंक्रीजेस। वो कह रहा है कि जैसे जैसे ट्रैफिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्यू फुल होगी, तो जैसे जैसे क्यू फुल होगी उसी उसी तरह पैकेट लॉस होने के चांसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये उसने बताया कि ट्रैफिक इंटेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी पैकेट लॉस भी वैसे वैसे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर उसने आगे बता रहा है कि दस आर नोड परफॉर्मेंस आल्सो इंक्लूड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट लॉस। तो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी राउटर या किसी भी नोड की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, तो हम वहाँ पे ये फैक्टर समझें कि इसका पैकेट लॉस कितना है। अगर तो एक राउटर के ऊपर पैकेट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो अगर उसका पैकेट लॉस कम है तो हम कहेंगे ये अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसको हम एक फैक्टर के तौर पर मानते हैं वहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम ये समझे कि एक राउटर है उसके ऊपर पैकेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपसे कहता हूँ सोल्यूशन दें ज़रा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो दो सोल्यूशन आ सकते हैं हमारे पास परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, पैकेट लॉस कम करनी है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहला तो ये सोल्यूशन है कि वो ट्रैफिक। जो उसकी मेमोरी थी ना उसको इंक्रीज करना। जी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करें। नो नो सर, वो आंसर करने लगा था कि ट्रैफिक इंटेंसिटी को हम अगर कम कर दें तो। हाँ, तो ये बात हुई है कि हम कहते हैं कि सोल्यूशन इसका बताएं, तो हम कहेंगे दो सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन ये है कि वो जो मेमोरी थी ना उसकी, तो इंटेंसिटी तो वही है, बिल्कुल उसी स्पीड से आ रही है पैकेट, हमने कहा कि वहाँ पे बर्डन नहीं इतना होता है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो दो सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो ये है कि वो जो उसकी फाइनाइट कैपेसिटी थी ना उसको आप इंक्रीज कर दें। अगर पहले 100 GB थी 200 GB कर दें, तो इससे क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा ना, डाटा और स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो पैकेट लॉस कम होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा क्या है कि जो उसकी आउटगोइंग है ना ट्रांसमिशन स्पीड, उसको स्पीड अप कर दें। एक अच्छा ट्रांसमिशन मीडियम आगे इंस्टॉल करें जो ज़्यादा कैपेसिटी में ज़्यादा बैंडविड्थ हो, जिसकी थ्रूपुट ज़्यादा हो और वो अच्छी स्पीड के साथ डाटा को आउटगोइंग या आउटपुट के तौर पर लेके जा रहा हो। तो फिर जितनी अगर इनकमिंग उसी स्पीड से आ रही है, अगर आपकी आउटगोइंग स्पीड ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो फिर भी पैकेट लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे दो तरीके बताए हैं आपको किस तरह आप पैकेट लॉस को कम कर सकते हैं।
अब लास्ट पॉइंट में उसने एक और बात बताई है, वो कह रहा है कि अगर एक पैकेट लॉस हो जाता है, मैंने सीआर को 10 पैकेट सेंड किए, सीआर को 10 में से सारे पैकेट मिल गए, सिर्फ पैकेट नंबर 8 रास्ते में कहीं लॉस हो गया था, तो अब सीआर उसको रिकवर कैसे करेंगे? तो कहता है वो जो रिसीवर है कैसे रिकवर करे इसको? तो बेटा इसका सोल्यूशन होता है रीट्रांसमिशन। वो सेंडर को मैसेज करता है कि पैकेट नंबर 8 आपका लॉस हो चुका है, वो मुझे नहीं मिला, तो काइंडली उसको रीट्रांसमिट करें। तो सेंडर मशीन से वो पैकेट को रीट्रांसमिट किया जाता है। तो ये बात उसने इस पॉइंट के अंदर लिखी है कि अ लॉस्ट पैकेट मे बी रीट्रांसमिटेड, जो पैकेट लॉस हो चुका है उसको रीट्रांसमिट करेंगे ऑन एन एंड टू एंड बेसिस। एंड टू एंड बेसिकली सेंडर से रिसीवर, एक एंड से दूसरे की तरफ उसको रीट्रांसमिट किया जाता है। और ये काम कौन करता है? आइदर द एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ये जो कम्युनिकेशन होती है ना, इसको हम 7 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे मॉडल आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो उसकी 7 लेयर्स होती हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं। 2 नाम उसने यहाँ पे बताए हैं कि एक एप्लीकेशन लेयर ये काम करती है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है। तो इस स्लाइड में हमने सीखा कि पैकेट लॉस क्या होता है। तो हमने कहा कि जब क्यू फुल हो जाती है इंटेंसिटी की वजह से, तो उस वक्त पैकेट लॉस होना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमने ये सीखा, फिर हमने कहा कि रिकवर कैसे करते हैं, उनको रीट्रांसमिशन करवाते हैं, और जैसे जैसे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वैसे वैसे पैकेट लॉस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो हम इसको हम कहते हैं कि किसी भी राउटर या किसी भी नोड की परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि ये पैकेट लॉस रेट क्या है। अगर वो ज़्यादा पैकेट लॉस होते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और अगर पैकेट लॉस कम है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड टू एंड डिले क्या होता है? तो अभी जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई, वहाँ पे था टोटल नोडल डिले। ये टोटल डिले कितना होता है? तो वो मैंने कहा था 4 तरह की डिले इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग डिले, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। इन चारों को आप प्लस कर दें और जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको टोटल नोडल डिले हम मानते थे। अब ये एंड टू एंड डिले क्या होता है? कहता है कि अगर आप ये समझें कि जो क्यू है उसके अंदर ट्रैफिक इंटेंसिटी का प्रॉब्लम नहीं बनता, जितने पैकेट आप सेंड करते हैं उतने ही, जितनी इनकमिंग है क्योंकि उतनी ही आउटगोइंग है, तो इसका मतलब है फिर ये आइडियल सिचुएशन होगी। तो जब आइडियल सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा? सपोज दैट द क्यूइंग डिले इज नेग्लिजिबल एज द नेटवर्क इज अनकंजेस्टेड। अगर नेटवर्क में कंजेशन नहीं आती तो वो तो फिर निगलेक्ट कर देंगे हम, क्यूइंग डिले नहीं आ रहा होगा उसमें। तो जब क्यूइंग डिले को आप निगलेक्ट करेंगे तो बाकी जो तीन तरह के डिले बचते हैं ना, ये जो हमारे पास थे, जिसमें हमने कहा था कि ये प्रोसेसिंग डिले, ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले, इन तीनों को आप प्लस करें तो ये जो आंसर आएगा इसको एंड टू एंड डिले का नाम देंगे। यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे लेड आर्किटेक्चर। ये 2 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। लेड आर्किटेक्चर, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं इन पे बात करेंगे, और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक के ऊपर बात करेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहाँ भी एंड होगा। CR अटेंडेंस ले लें, तब तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी CR आपने अटेंडेंस ले ली है? जी सर, हो गई। चलिए ठीक है जी।